हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस को कवर करवा रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं विविधता, इसको करवाने जा रहे हैं। जो बच्चे एनसीईआरटी क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं सिविल सर्वेंट के लिए, सिविल सर्विस के लिए या फिर कोई स्टेट पीसीएस के लिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो समरी है एनसीईआरटी क्लास 6 की, जो पॉलिटिकल साइंस को है, पॉलिटिकल साइंस को अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं इस कोर्स के माध्यम से आपको बहुत कम समय में मैं इस पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप जल्द ही इसको अपने आप में नोट्स भी बना सकते हो, समझ पा रहे हो। और यही जो समरी है इसको पढ़ के आप जल्द से जल्द इसका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हो और इसके अपने आप भी नोट्स बना सकते हो। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनको बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। इनसे एक टाइम नहीं, दो बार नहीं, थर्ड टाइम में जाके आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। अब इसको समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं पहले टॉपिक को, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, जो विविधता है वो, उसके बारे में। पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी 6 क्लास का, समझ पा रहे हो। इन इंडिया पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वेरियस वाज लाइक लुक्स, लैंग्वेज, रीजन्स, रिलीजन और कल्चर, फूड्स, चॉइस एंड हैबिट। हमारे भारत में बहुत ही तरह के लोग पाए जाते हैं यहाँ पे। जैसे वो लुक्स को प्रेफर करते हैं, लैंग्वेज अलग अलग टाइप की होती है, रीजन वो अलग अलग रीजन में रहते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ साइड की बात करें तो यहाँ का जो हरियाणा का पहनाव है कुछ और है, और जो पंजाब में है वो कुछ और है, उनकी लैंग्वेज कुछ और होती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं। अलग अलग उनके आधार पे, वो लैंग्वेज के आधार पे बहुत सी वैरायटी है हमारे देश में। वो किस रीजन में रहते हैं, अलग अलग के रिलीजन के लोग रहते हैं। जैसे जैसे हिंदू है, मुस्लिम है और सिख, ईसाई है, ये लोग रहते हैं। और कल्चर के आधार पे और उनकी जो फूड हैबिट है उसके आधार पे भी अलग अलग वैरायटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। और उनका जो लिविंग स्टाइल है उसके आधार पे डिफरेंट पार्ट में हमारे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। और ये जो फैक्टर हैं जितने भी हैं वो एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं हमारे, इसको ये फैक्टर हैं एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जो इसके फैक्टर हैं इनको शो कर रहे हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसमें जो अगला पॉइंट है, अगर यहाँ पे डाइवर्सिटी होने के बाद में कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच कल्चर को डिनोट करते हैं, कुछ ज्यादा पॉवर्टी, समझ पा रहे हो, पॉवर्टी को बिलोंग करते हैं, तो ऐसा होने के बावजूद इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इनके रहन सहन में, लिविंग स्टाइल्स में, फूड और कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, बहुत सारे फैक्टर निकल के आते हैं। इसमें जो अगला फैक्टर जो पॉइंट निकल के आएगा, डिफरेंस वर्सेस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है इट्स कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इस इनइक्वालिटी का मतलब होता है जहाँ पे ये वैरायटी के लोग रहते हैं, इनमें कुछ लोग बहुत सारे रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या आ जाता है। ये जो डिफरेंस है वो
ये जो इनइक्वालिटी है कहाँ से आती है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरे तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेलेबल होते हैं और उसको नहीं मिलता, ये जो डिफरेंस है यहाँ से निकल के आता है। जैसे हमारे इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल निकल के आया है वो है कास्ट सिस्टम का। हमारे इंडिया में, हमारे देश में कास्ट सिस्टम को ज़्यादा प्रेफर दी जाती है और हमारे कास्ट सिस्टम को डिवाइडेड किया, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी और एसटी का है। आप देख पा रहे होंगे जो एससी और एसटी है उनको अलग से हमारे को आरक्षण दिया जाता है और ओबीसी को इतने परसेंट दिया जाता है, जनरल को ऐसे दे। इनसे क्या बाहर निकल के आया? एक इनइक्वालिटी बाहर निकल के आई, क्योंकि जो एससी और एसटी उनके पास में मोबिलिटी नहीं होती, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके पास में, जो रिच पीपल है उनके पास में वो रिसोर्सेस होते हैं जो उनके पास में नहीं होते। ठीक है, समझ पा रहे हो? और ये कास्ट सिस्टम क्या होता है? इस कास्ट सिस्टम को डिफाइन करते हैं, डिवीजन ऑफ ए सोसाइटी इनटू डिफरेंट ग्रुप एंड डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दीज ग्रुप। इसका मतलब है इस सोसाइटी को एक ऐसे डिफरेंट ग्रुप में बांट दिया गया है, डिपेंडिंग अपॉन, वो एक ऐसे काम पे आधारित है, वो एक जैसा ही काम करते हैं और वो पीपल करते हैं और दे वर सपोज्ड टू रिमेन दीज ग्रुप, और इसी के आधार पे वो ग्रुप में बने हुए हैं। समझ पा रहे हो? वही करना चाहते हैं जो सोसाइटी उस पर अप्लाई करती है। वहाँ की जो पीपल है उनका जो काम है उसी के आधार पर वो एक सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट हो गया और वहाँ के लोग उससे बाहर नहीं आना चाहते। उसी प्रोफेशन के आधार पर ये लेवल बढ़ता गया इस सोसाइटी का। समझ पा रहे हो? और ये सोसाइटी का फिर धीरे धीरे कुछ लोग यहाँ पे अमीर हो गए, कुछ लोग यहाँ पे गरीब हो गए, तो उसके आधार पे इनइक्वालिटी का पोर्शन है वो बाहर निकल के आया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन पॉइंटों को। इन डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट को मध्य देखते हुए हम भारत की डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। द रीजन बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज देयर यूनिक स्टोरी। मतलब जो रीजन रहे होंगे इंडिया में उनकी अपनी अलग से एक यूनिक हिस्ट्री रही है यहाँ पे। डाइवर्सिटी आल्सो कम व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लिव्स to the geographical area in which they live। जहाँ पे जो व्यक्ति एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं उन्होंने अपने लाइफ को अपना लिया। समझ पा रहे हो? उसने अपने कल्चर को अपना लिया, वहाँ के रहन सहन को अपना लिया। और इनमें दो रीजन के हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लद्दाख है और केरला है। समझ पा रहे हो? इसमें ये दोनों ही अलग क्यों हैं इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। जैसे लद्दाख अपने आप में एक यूनिक रहा है, वहाँ की जो तिब्बतन है या बुद्धिज्म है उसके आधार पर लद्दाख एक स्नो माउंटेन होने के बाद, डेजर्ट होने के बाद में वहाँ पे स्नो कवर्ड है, नो रेन होती है, कोई मतलब रेन नहीं होती और लिटल एग्रीकल्चर होता है। उसके आधार पर इसमें एक विशेष प्रकार की डाइवर्सिटी है। और जैसे एक केरला में है, आपने देखा होगा पहले ट्रैवल आया करते थे वो यहीं से शुरुआत हुई है। यहाँ पे स्पीसीज मिलते हैं बहुत सारे और यहाँ पे हमारे को जैसे रबड़ है। समझ पा रहे हो? और यहीं से केरल की एक खासियत रही है, यहाँ से जो हमारी चैरिस्टिनिटी है। समझ पा रहे हो? जो ईसाई का जो प्रचार हुआ था वो यहीं से केरला में से हुआ था। आइए हम लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। लद्दाख की जो डाइवर्सिटी है, वो जो लद्दाख है हमारे इस रीजन के जो नॉर्थ वाला है, जम्मू कश्मीर के साइड में, उसको आज की डेट में इसने यूटी का दर्जा दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ये लद्दाख एक तरह की डाइवर्सिटी को रखता है। वो क्या है? जो लद्दाख है वो डेजर्ट इन द माउंटेन इन जम्मू कश्मीर, माउंटेन के रूप में डेजर्ट है और वो पूरी तरह से
स्नो से कवर्ड है, वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, वहाँ पे लगातार जैसे स्नो गिरती रहती है, बस उसी में। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है, कोई ट्री नहीं है, मतलब वहाँ पे जैसे ट्री होते हैं कम है, वहाँ पे इतने नहीं है, जो स्नो में कवर्ड ट्री होते हैं वहाँ पे हैं। और जो इस डेजर्ट में से जो मेल्टिंग स्नो होती है, जो बर्फ पिघलने के बाद में जो पानी होता है उस ड्रिंकिंग पर्पज के लिए वो यूज करते हैं। समझ पा रहे हो। दीज लद्दाख वेरी फेमस फॉर द शीप प्रोड्यूस, ये मतलब ये फिश के लिए जो ये भेड़ होती हैं और खासकर पश्मीना जो वूल है उनसे जो प्राप्त होती है उसके लिए ये बड़ी फेमस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पश्मीना वूल कहाँ पे मिलती है? इंडिया में, हमारे लद्दाख में। और इसकी जो सोल है, जो पश्मीना सोल है वो भी वेरी फेमस, इन्हीं भेड़ों से वो प्राप्त होती है, इन्हीं शिप से वो प्राप्त होती है। और ये वूवन कहाँ पे की जाती है? कश्मीर। आई होप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। और इन्हीं भेड़ों से फिर वो मतलब मीट और मिल्क भी प्रोड्यूस करते हैं। समझ पा रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उनके जो एनिमल है, जो अपने एनिमल है वो जो पालते हैं, उनको पेट करते हैं, जैसे गोट है, काऊ है या काऊ है, उनको वो मतलब रेयरिंग करते हैं। और यहाँ पे जो गुड्स का वेरी फेमस फॉर द गुड ट्रेड्स थ्रू ड्यू टू द मैनी पासिस थ्रू, इनमें बहुत सारे जो दर्रे हैं या पासिस हैं उनके थ्रू यहाँ पे मतलब गुड्स और ट्रेड का जो गुड्स को कैरी किया जाता है वो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है? जैसे रॉ सिल्क है, टेक्सटाइल है, स्पीसीज है, कारपेट है। और इसको दोस्तों लिटिल तिब्बत के भी नाम से जाना जाता है, किसको? लद्दाख को। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हमने लद्दाख की डायवर्सिटी के बारे में जाना। ये डेजर्ट है, माउंटेन है, और ये स्नो से पूरा कवर्ड है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है, फ्यू ट्रीज होते हैं। और जो मेल्टिंग स्नो होता है उसका ड्रिंकिंग पर्पज से यूज किया जाता है पश्मीना सोल। ये डायरेक्ट इससे एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं। इससे हम अंदाजा लगा पाएंगे हमारे जो देश की डाइवर्सिटी है उसका एग्जाम्पल हमने लद्दाख के माध्यम से देखा। समझ पा रहे हो। इस लद्दाख को आल्सो कॉल्ड एज ए लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। और यहाँ पे बुद्धिज्म है, जो रिलीजन बुद्धिज्म है वो यहाँ तिब्बत के जो तिब्बत में पहुंचा है वाया लद्दाख के माध्यम से पहुंचा है। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जो रिच ओरल ट्रेडिशनल है, जो सॉन्ग और पोएम का यहाँ पे वो करते हैं वहाँ के लोग। और जो लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेटिव एपिक है उसको जो सॉन्ग करते हैं और पोएम, उसका जो लोकल एपिक्स है उसको बोलते हैं केसर सागा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर। केसर सागा आर परफॉर्म एंड सं बाय बोथ मुस्लिम और बुद्धिज्म, दोनों के द्वारा ये संग किया जाता है, यानी गाया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा। और जो इस्लाम है यहाँ पे 400 मोर देन 400 सालों से भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। समझ पा रहे हो। ये लद्दाख के बारे में हमने जाना, इसकी डाइवर्सिटी के बारे में जाना। आइए हम अब चलते हैं केरल के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगला जो रीजन है केरला, इस केरला की भी अपनी हिस्ट्री रही है डाइवर्सिटी की। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेवलर आए हैं। और जो केरला है स्टैंड इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल नीचे कहाँ पे लाई करता है? साउथ वेस्ट में। समझ पा रहे हो। एक साइड तो इसके सी है और दूसरी साइड हिल्स है, जैसे कार्डमम हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है। ये बहुत सारे ग्रुप स्पेसीज का ग्रुप है। जैसे कि ये स्पेसीज कौन कौन से हैं? क्लोव है, क्लोव को हिंदी में लौंग बोलते हैं, पेपर को हम काली मिर्च बोलते हैं। और कार्डमम, ये जो
इलायची वगैरह बोलते हैं, ये इसका हाउस कहा जाता है केरल को इन स्पाइसेस का। समझ पा रहे हो। जो जेविश एंड अरब ट्रेडर फर्स्ट टाइम केम देयर, यहाँ पे अरब ट्रेडर यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अरब ट्रेडर कहाँ पे लाए हुए थे फर्स्ट टाइम, केरल में। और यहाँ पे 2000 ईयर पहले एक सेंट थॉमस आया था, और ब्रिटिश जो टीचर था, जो क्रिश्चियनिटी लेके आया था यहाँ पे इंडिया में। समझ पा रहे हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट बढ़ गया। सबसे पहले यहाँ क्रिश्चियनिटी किसने कौन लेके आया था इंडिया में? सेंट थॉमस। और ये कहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? हमारे केरला में। और इसी तरह से देखो 1333 एडी में यहाँ पे इब्न बतूता आया था, जो एक ट्रैवलर हुआ करता था। और ये 700 ईयर में इंडिया में यहाँ पे कहाँ पे आया था इब्न बतूता। वो आने वाले टाइम में जब हम मैथ्स बुक को पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे इब्न बतूता कौन था, कहाँ किस जो तुगलक डायनेस्टी हुआ करती थी उस टाइम में ये इब्न बतूता आया था। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे एक वर्ड और है जो नाम है वो वास्को डी गामा है। आपने पुर्तगीज जो ट्रैवलर था उसका नाम सुना होगा। वो 1498 में यहाँ पे लैंडेड हुआ था अपनी सी के माध्यम से। समझ पा रहे हो। और उन्होंने इस सी रूट की खोज की थी जो यूरोप से इंडिया को लेके आया था। समझ पा रहे हो। और इस यहाँ पे जो फिशिंग नेट होता है, जो मछली पकड़ने का जाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? चीना वाला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस वर्ड डायरेक्टली आस्क्ड इन क्वेश्चन इन प्लेस। तो उस नेट्स को क्या बोलते थे? चीना वाला। और ये चीना जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? ये चाइना से लिया गया है। समझ पा रहे हो आप लोग। इसमें देखो केरल की अपनी डाइवर्सिटी रही है। हमने देखा इसमें यहाँ पे अरब ट्रेडर हुए, जेविश आया यहाँ पे, और ये ग्रुप ऑफ स्पीसीज का जो लैंड कहा जाता है। समझ पा रहे हो। और इसमें सेंट थॉमस को लेके आया था, और इब्न बतूता भी ट्रेवलर हुआ, और वास्को डी गामा भी अपने शिप्स को इंडिया की खोज की शिप के रूप से यूरोप से आया था वो। समझ पा रहे हो। और वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट चीना वाला, इसके फिशिंग नेट्स को इसको कहा जाता है। यहाँ के लोग जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बौद्धिज्म को इस धर्म के यहाँ के लोग इनको फॉलो करते हैं। और यहाँ की जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ भूमि है, और वहाँ का क्लाइमेट है रिच फॉर कल्टीवेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। समझ पा रहे हो। अगला है, इसको केरल को हम इंडिया में साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, साइलेंट वैली किसको कहा जाता है? कॉल्ड एज ए इन इंडिया। समझ पा रहे हो। और जो रबड़ की जो प्रोड्यूस होता है और स्पाइसेस होती है वो यहीं पे इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। इसको स्पेसिस सिटी भी कहा जाता है। स्पेशली उनको हमने पढ़ा था कार्डमम, जो क्लोव हमने जो स्पाइसेस पढ़ी थी उसके माध्यम से इसको क्या बोलते हैं? सिटी, स्पाइसेस सिटी भी के नाम से आप यहाँ पे जाना जाता है। हमने इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से ज्योग्राफिकल फीचर्स के माध्यम से इनमें डिफ्रेंशिएट किया। लद्दाख का अपना जो डाइवर्सिटी रही है वो अलग स्तर पे रही है केरल की। इन दो के माध्यम से हम बता सकते हैं कि हमारी इंडिया की जो डाइवर्सिटी रही है वो पीरियड टू पीरियड वेरी डिफ्रेंशिएट रही है। और यहाँ पे ही हमारे जो बाहर से ट्रैवलर होते थे, यहाँ पे हमारी डाइवर्सिटी इन्हीं दो के माध्यम से यहाँ पे विस्तृत हुई। समझ पा रहे हो। जो इंडिया की अलग अलग डाइवर्सिटी जो स्टेटों में है, उसकी सब प्रकार की जो डाइवर्सिटी एक यूनिटी में बांध देती है। समझ पा रहे हो। एक यूनिट के तौर पर हम इंडिया को देखते हैं, न कि अलग अलग डाइवर्सिटी के माध्यम से। उनकी जो अलग अलग डाइवर्सिटी है उसको एक यूनिट के रूप में देखना ही एक यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी कहलाता है।
ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी जैसे इंडिया की ये एग्जाम्पल हमारे को कहाँ से देखने को मिलता है, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो हमारे उसके बाद में, या फिर जो ब्रिटिश द्वारा जो हमारे हमारे देश को कब्जाया गया था, उसके बाद में जो हमने 1857 की क्रांति के बाद जो स्ट्रगल किया, उसके बाद में हमारे को इंडिपेंडेंस मिली, और उसके बाद में हमारे को जो सॉन्ग और सिंबल बाहर जो निकल के है उसकी एक यूनिटी को दर्शाता है कि हमारे जब हमारे पास में जो हमारे देश के साथ में जो गद्दारी होगी तो एक यूनिटी के साथ में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उसको बचाने के लिए। ये यूनिटी ट्रेडिशन का को दर्शाता है एज ए रिस्पेक्ट के तौर पे, ठीक है। इसके लिए जैसे इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के आधार पर इंडियन फ्लैग को बनाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा भी बनाया गया था, और जो 1857 के बाद में जो आज फ्लैग है वो एज ए सिंबल किसको बनाया गया था, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एवरीवेयर। हमारे देश के जो पीपल थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट इसको प्रोटेस्ट के आधार पे इंडियन फ्लैग को बनाया गया था। ये हमारे को यूनिटी का एक एग्जांपल देती है, समझ पा रहे हो। जेल नेहरू भी इस फ्रेज को कॉइन्स किया है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द आवर कंट्री को किससे डिनोटेड फ्रेज के तौर पे डाइवर्स किया गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी जो एक विविधता है, इसमें हमारे देश की जो एक विविधता है हर स्टेट में वो एक यूनिटी के तौर पे हमारे को बांध के रखती है, समझ पा रहे हो। और जैसे इंडियन नेशनल एंथम था वो कंपोज्ड बाय एक रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, समझ पा रहे हो। और ये एक और भी हमारे को एक्सपीरियंस देता है यूनिटी ऑफ इंडिया को। ये बहुत सारी चीजें थी जो हमारे को एक यूनिट के तौर में बांध के रखते हैं। आई होप इस चैप्टर को आप समझ पा रहे होंगे, समझ पाओगे। अगर कोई भी थोड़ी भी मिस्टेक रह गई हो, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हुआ है, उसको करेक्शन में लेके आना और कमेंट सेक्शन में लिख देना। और मेरे द्वारा कुछ गलती है या आप कुछ अलग बताना चाहते हैं चैप्टर के बारे में, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन एंड